नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, यूपीएससी का जीएस 4 का एथिक्स का पेपर था 10 जनवरी 2021 को। इसकी पीडीएफ दे दी गई इस टेलीग्राम में, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई। बेसिक इन्फॉर्मेशन यही कि 250 नंबर का पेपर होता है। एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का 3 घंटे यहाँ पे मिलते हैं। ये वाला जो पेपर है जीएस 1 2 3 4 से थोड़ा 1 2 3 से थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे आपके केस स्टडी आते हैं 120 नंबर के। इस बार 120 नंबर के आए हैं। 20 नंबर की 6 केस स्टडी आई हैं और कोविड से रिलेटेड भी यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, 130 नंबर की आती है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चीजें समझ लीजिए। जीएस 4 का जो पेपर होता है या फिर कोई भी जीएस 1 2 3 4 का क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड देने चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने में, समझने में कि वो पूछ क्या रहा है, क्या उसमें लिखा हुआ है, किस तरह से पूछा हुआ है, डिस्कस लिखा है, एक्सप्लेन लिखा है, क्रिटिकली एनालाइज लिखा है, क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है, क्या चीज लिखी है। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से ही समझ में आएंगी। 10 से 15 सेकंड आपको जरूर देने चाहिए कि टू द पॉइंट आपको आंसर लिखा जाए। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें 120 नंबर का केस स्टडी है, 130 नंबर की थ्योरी है। कोशिश ये करनी चाहिए, देखिए अगर आप पहले थ्योरी लिखना चालू करेंगे तो 3 घंटे में करीबन 1.5 2 घंटे तक आप थ्योरी लिख जाएंगे। फिर जैसे जैसे जो है टाइम आपके पास लगेगा कि टाइम कम बचा है तो प्रेशर जो है, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है उस टाइम पे। केस स्टडी अब देखिए लंबी लंबी आती है, काफी कुछ उसमें पढ़ना पड़ता है और कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता है ताकि समझ में आ जाए कि भैया क्या सिचुएशन है और क्या चीज आपसे पूछ रहा है। जब तक आप उस केस स्टडी को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक वहां पे पूछ क्या रहा है, कौन सा एथिकल इशू पूछ रहा है, क्या चीज वो समझना चाहता है आपसे, क्या चीज में आपका व्यू पॉइंट चाहता है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। एक अच्छा प्रैक्टिस का तरीका ये कि आप पहले केस स्टडी को करो। ये खुद के एक्सपीरियंस पे है और प्लस मैंने जो है कई लोगों से बात करता हूं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, वरना आप जो है शुरू से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, जो भी तरीका आपको बढ़िया लगे वो करिए। मेरी राय ये है कि पहले केस स्टडी कर लेंगे तो बाद में थ्योरी के लिए आराम से टाइम निकाल सकते हैं। देखिए, अब केस स्टडी में मेनली आपको अपनी चीजें बतानी है कि मतलब आप क्या सोचते हो, किस तरह से आपकी थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीज चेक हो जाती है। तो इसलिए उस पर फोकस ज्यादा करना चाहिए। एटलीस्ट जो है 1.5 घंटे में आप केस स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद जो क्वेश्चन है इनको जो है 1.5 घंटे में लिखा जा सकता है। एक चीज और है, जब जो लोग भी नई तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, जब भी आप करंट इश्यूज पढ़ते हैं, जो भी द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ते हैं, उसके साथ उसका एथिकल व्यू पॉइंट जरूर पढ़ते रहना चाहिए। बेसिक जो है वो यही है। सेकंड एआरसी का 4 चैप्टर भी पढ़ा जा सकता है। जीएस 4 की तैयारी करने के लिए सबसे पहले जीएस 4 के सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए। जीएस 4 के जब से ये पेपर चालू है, 2013 से चालू हुआ है, 2013 से लेके जितने पेपर हो चुके हैं 2019 तक के, जीएस 4 के आपको जरूर एक बार लगाने चाहिए। कई क्वेश्चन इसमें आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछे गए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज जो है अब नहीं पूछेंगे, जो आपका सिलेबस लिखा है। कई क्वेश्चन तो सिलेबस से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। 10% इसमें आते हैं थिंकर के क्वेश्चन। ठीक है, लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो सिलेबस है वो वाला ठीक से अगर पढ़ के और लगातार आंसर राइटिंग पे फोकस करके जीएस 4 वाले पेपर को आराम से किया जा सकता है। बुक्स की बात रही तो लेक्सिकन की जो है बुक ली जा सकती है। वरना ये वाली चीज ऐसी है ना कि जीएस 4 के जो सिलेबस में लिखे हुए हैं वो पॉइंट अगर आप बेसिक वाले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, बाकी उसको अपनी लैंग्वेज में वहां पे लिखा जा सकता है। सारे टर्म्स की डेफिनेशन जरूर होनी चाहिए पता आपको कि भैया करप्शन होता क्या है, जो है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है। ये वाले टर्म डायरेक्टली पूछते हैं ये लोग। तो एक बार आप इसका बेसिक कवर कर लो, उसको समझ लो क्या क्या कीवर्ड्स लिखने होते हैं, उसके बाद आप आराम से लिख सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, कंप्लीट इसका वीडियो भी दिया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमने लगातार आपको जो है पूरी एनालिसिस दी है 2018 तक। 2019-20 का भी आपको जल्द एनालिसिस देंगे, हर एक क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए वो सारी चीजें। बाकी चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला जरूर आप वीडियो देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन मेंस बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसमें टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया गया है कि भैया डिफाइन, इवैल्यूएट, एग्जामिन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें अगर आप YouTube में जाकर सर्च करेंगे यूपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें देखिए पूरा हमने 2018 तक का, 2013 से सारे क्वेश्चन की एनालिसिस करके दिखाया हुआ है। एथिक्स का भी, एथिक्स का पापा वीडियो भी दिया हुआ है, उससे बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं। ओवरव्यू ले लेते हैं पेपर का कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट जरूर है कि आपको शब्द सीमा में रहते हुए पूरा पेपर अटेम्प्ट करके लिखना बड़ी बात है, जिसके लिए लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है। बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भैया क्या क्या रोल है एथिक्स ऑफ वैल्यू का। जो 3 मेजर कंपोनेंट है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के, उनको इनहेंस करने में, उनको डेवलप करने में, क्या क्या 3 है वो कंपोनेंट। एक तो ह्यूमन कैपिटल हो गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे आप खर्चा करो, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ पे खर्चा करो, क्योंकि एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ ठीक रहेगा तो वही लोग जो है जाके साइंटिस्ट बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, वही कैपिटल होती है। उसी तरह से जो सॉफ्ट पावर की बात कर सकते हैं, उसी तरह से सोशल हार्मनी की बात कर सकते हैं। तो एथिक्स और वैल्यू का क्या रोल है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन, एजुकेशन पॉलिसी से
से रिलेटेड आया कि भैया एडुकेशन कोई इंजेक्शन नहीं है, ये इफेक्टिव और परवेसिव टूल है ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। एडुकेशन का मतलब है कि आपको जो है अवेयरनेस भी होनी चाहिए, पूरा जो है आपको सही चीजें पता होनी, समग्र विकास करने के लिए आपको सारी चीजों में, मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है एडुकेशन आपको जो है स्कूली वाली दे दी गई, उससे आपका जो है पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कंप्लीट ओवरऑल राउंड, मतलब वो जो है आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग की भी बात करी गई है, कई सारे कंपोनेंट दिए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए। अब देखिए न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है ये करंट अफेयर का पार्ट है, तो अगर आप देखेंगे तो GS4 वाला भी जो जितने भी क्वेश्चन है, अगर इनका इन्फ्लुएंस आप देखेंगे तो करंट अफेयर से ही है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि हेट्रेड डिस्ट्रक्टिव होती है पर्सन के विजडम के लिए, कॉन्साइंस के लिए भी, और पूरे के पूरे जो है नेशन की स्पिरिट को पॉइजन कर सकती है। इसमें कई सारे एग्जांपल ले सकते थे, हिटलर का एग्जांपल दिया जा सकता था। आजकल जो ISI और जो टेररिस्ट कैंप वाले लोग होते हैं, जो अलगाववादी लोग होते हैं, ये लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो लोग के साथ कुछ गलत हुआ है। जैसे जम्मू में अगर आप देखेंगे तो वहां पे ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जिनके परिवार वालों के साथ कभी मान लीजिए किसी फोर्स के द्वारा कुछ मार वार दिए गए, तो उनको वो लोग उकसाते हैं जाके कि भैया उनके में मन में नफरत पैदा कर देते हैं। वैसे कई सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जस्टिफाई करना है, कोई लिमिट नहीं है इसको लिखने की। ये सिर्फ आप जो है, आपसे पूछा गया कि क्या आप एग्री करते हैं, अगर एग्री करते हैं तो आप अपना आंसर जस्टिफाई करिए, नहीं एग्री करते हैं तो भी आप बताइए। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली ये है डेफिनेशन से क्वेश्चन है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, क्या उनको लर्न किया जा सकता है, क्या उनको सीखा जा सकता है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धा की जो टीचिंग है, मतलब एक मिडिल पाथ, एक्सट्रीम कल्चर की तरफ नहीं, ना ही बहुत ज्यादा जो है आप एक्सट्रीम हो जाए और ना ही बहुत ज्यादा एकदम ही जो है खराब हो जाए, वैसे एक मिडिल पाथ होना चाहिए। जैसे आजकल पूरी दुनिया मेटेरियलिज्म की तरफ भाग रही है, तो किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है। वो वाली चीजें जो बुद्धा ने बताई थी कि भैया संसार में मेन रीजन जो है डिजायर है, डिजायर कैसे होती है, वो दुख होती है, फिर दुख को करने के लिए जो 8 फोल्ड पाथ होता है। तो एक मिडिल जो है अगर आप पाथ अपनाएंगे कि बैलेंस लाइफ जो है कैसे आप रहें, वो सारी बातें यहां पे लिखी जा सकती हैं, मोस्ट रिलेवेंट है, क्यों है इनको डिस्कस करना। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला कई बार जो है आपने देखा होगा एडिटोरियल में बोलते हैं ये कि पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, उसी से रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कि भैया आप पावरफुल तो एक बार बन सकते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप पावरफुल हो गए तो दूसरों को दबाने लगेंगे। तो वही इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे आप देखें तो अमेरिका भी यही करता है, चाइना भी यही करता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो है चीजें लिखी जा सकती थी, कई सारी चीजें एग्जाम्पल दी सकती थी। इसको हम पूरा पॉइंट वाइज बताएंगे अभी जब एनालिसिस करेंगे 2019-20 की आंसर के साथ, ठीक है, मॉडल आंसर के साथ आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ और रूल के बीच में क्या जो है डिफरेंस है, बहुत ही फाइन लाइन है। रूल का मतलब हो गया, रूल्स को लोग बोलते हैं कि रूल बनाए इसलिए आते हैं कि भैया उनको तोड़ना है, लॉ को तोड़ोगे तो पेल दिए जाओगे, सिंपल बात ये। लॉ का मतलब है कि आपके पास लीगल उसका कुछ है, ठीक है, कि लीगल वो जो है लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट ने साइन वाइन कर दिए, तो अगर लॉ को आपने पेला तो आप जो है, लॉ को आपने तोड़ा तो आप जो है पनिश किए जाओगे, सिंपल बात। सॉरी वहां भी माफ करिएगा शब्दों के लिए, लेकिन सिंपल बात वही है। रूल्स के लिए मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन दे दी, जैसे विशाखा गाइडलाइन दे दी थी जो है वुमेन के लिए, सेक्सुअल हेरेसमेंट होता था ना, तो गाइडलाइन दे दी। अब जब सुप्रीम कोर्ट एकदम से जो है लीगल रोल में आ गया तो भैया आप जो है ये जो लेजिस्लेचर है उनको कई सारे फिर जो है लॉ पास करने पड़े। अभी जैसे दिवाली में मान लीजिए पटाखों वटाखों को बैन कर दिया था, तो वो एक रूल बना दिया, अब उसको अगर मान लीजिए ये गवर्नमेंट पार्लियामेंट में पास करा दे तो लॉ बन जाएगा। काफी सारी चीजें यहाँ पे लिखी जा सकती थी। एथिक्स का क्या रोल है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी करंट अफेयर आप पढ़ो उसमें एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू जरूर आपको जो है समझ डेवलप करने की जरूरत है। ओनली करंट अफेयर हमारा आता है उसको जरूर देखा करिए, उसमें डेली सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं, GS 1 2 3 4 के पॉइंट भी बताते हैं, प्लस वहां पे इश्यूज भी बताते हैं, आपको लिखने को भी देते हैं। ये वाला जो चैनल है हमारा ये फॉलो कर सकते हैं, ओनली करंट अफेयर, डेली हम इसमें न्यूज एनालिसिस देते हैं और काफी कुछ इसमें डिटेल में बताते हैं। एक और चीज की जरूरत है कि आप न्यूज़पेपर में ना एडिटोरियल खुद पढ़ा करें, जो आपके पास जैसे आजकल तो डिजिटल युग है, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो द हिंदू का, उसमें जो मेन एडिटोरियल आता है प्लस उसके साथ एक आध ओपिनियन आते हैं, वो पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर होना चाहिए। सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट होते हैं, जो भी मतलब सिविल सर्वेंट होते हैं, एक्सट्रीम स्ट्रेस में रहते हैं कई बार, अगर वो जो है होपफुल नहीं रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसको आपको जो है बताना है, मतलब कभी भी जो है होपफुल जो मतलब आशावादी रहना चाहिए उस तरह से। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब जैसे अगर कोई सिविल सर्वेंट है, कोई काम उसको डेवलपमेंट का कर रहा है, उसको पता है कि लोग जो है करप्शन करते हैं, उसके जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट है वो भी करप्शन कर रहे हैं, ऊपर वाले सबऑर्डिनेट है वो भी करप्शन कर रहे हैं, वो ऑनेस्ट है, बीच में जो है पिसा हुआ है, लेकिन फिर भी उसका एक होप है कि भैया वो जो है धीरे धीरे सिस्टम को चेंज करेगा, धीरे धीरे लोगों को अवेयर करेगा, धीरे धीरे चीजें जो है अगर वो लगा रहेगा तो डेवलपमेंट होगा जरूर। लोगों की जो है आशाएं उससे जुड़ी हैं, तो वो एक आशा की किरण है। ऐसे मान लीजिए डिजास्टर में कोई फंस गया कहीं, जो है मान लीजिए जैसे ये अभी कोरोना आ गया था, इसमें कई लोग मर रहे थे, लेकिन फिर भी रूल्स फॉलो करवाए गए ताकि जो लोग बचे हैं उनको जो भी गाइडलाइंस है वो फॉलो कराई जाए, उनको जो है खाना टाइम पे मिले। बहुत जगह जो है वहां पे गलत चीजें भी हुई, लेकिन कई सारे लोग बहुत अच्छे भी निकल गए इसमें। कई सारे हम लोगों ने पॉजिटिव स्टोरी भी देखी कि भैया कुछ भी हो जाए हार नहीं मानने का, सिंपल बात ये वाला क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हैं। ये कई बार ये एक्चुअली रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि जेंडर इनइक्वालिटीज के क्या क्या फैक्टर हैं और इसमें सावित्री बाई फुले का क्या कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है इसमें जो इंटरनेट एक्सपेंशन हो रहा है उससे मतलब कल्चर सेट का, कल्चरल की वैल्यूज ही चेंज कर दी है।
जैसे आजकल जो है कल्चर आ गया है, छोना छोनी चुन्नू चुन्नी, ये सब जो है कि छोना बाबू कैसा है, ये सारी चीजें, और प्लस सुबह सुबह उठ के फिर व्हाट्सएप के स्टेटस को यहाँ पे अपडेट करना, देखना कि किसी ने देखा है कि नहीं देखा है, उसमें व्यू कितने हुए हैं, उसने देख लिया कि नहीं देख लिया। ये बहुत सारी चीजें पहले लोग जो है पैर वैर छू लेते थे, अब वो वाली चीजें अलग हो गई। न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती है, यानी बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं यार, आप लोग तो जानते हो, कई सारी चीजें जो है आप लोग देखते भी हो, करते भी हो। इसमें 3 फिलोसफर के जो है कोटेशन दिए हैं, इसमें आपको मतलब बताना है। सिंपल बात ये है, पहला है विवेकानंद जी का कि भैया किसी को जो है बुराई मत करिए, ऐसे कंडेम मत करिए, अगर किसी की हेल्प कर सकते हो तो करो, वरना लिबिर लिबिर मत करो, निकलो तुरंत। ठीक है, सिंपल बात ये है, अगर हेल्प कर सकते हो मदद करो, वरना जो है वहां पे चुकुर चुकुर मत करो। ठीक है, आप उनको जो है आप उनको एक तरह से ब्लेस करिए और निकलिए सीधा। तो आपको जो है इसमें बताना है अपना कि मतलब आप क्या समझते हैं। फिर दूसरा वाला थोड़ा आइडियलिस्टिक है कि महात्मा गांधी जी का है कि भैया बेस्ट वे यही है कि अपने आप को जानने का, स्वयं को खोजने का, कि आप जो है दूसरों की सर्विसेज में खो जाइए। तो इससे आप क्या समझते हैं। तीसरा वाला एक सोक्रेटिस का है यहाँ पे फिर देखिए सेक्शन बी है, यहाँ पे आपको 6 केस स्टडी दी गई हैं। अब ये एक्चुअली देखिए केस स्टडी ना ही इजी है ना ही टफ है, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन ये जरूर है कि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। कुछ लोग के साथ अगर मान लीजिए हिंदी इंग्लिश की दिक्कत हो, तो आप करा ये करो कि एक बार जो है पहले इंग्लिश पढ़ लो और फिर हिंदी पढ़ो, तो पूरा क्लियर हो जाती हैं चीजें। सिंपल मोटा मोटा यही है। इसमें ये बताया गया है कि राजेश कुमार जी हैं, एक अच्छे जो है पब्लिक सर्वेंट हैं, अच्छा खासा उनकी रेपुटेशन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हेड ऑफ बजट डिवीजन के हैं वो। ठीक है, उनका जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, बजटरी सपोर्ट देता है स्टेट को, 4 स्टेट को दे रहा है, जो कि अभी इलेक्शन जिनके में होने वाला है। इस साल का एनुअल बजट 8300 करोड़ उनका है। ठीक है, किस चीज के लिए, नेशनल हाउसिंग स्कीम का। ठीक, अब इसमें से जून तक 750 करोड़ रुपए ले लिए गए। अब इसमें ये नॉर्मल सा केस था अभी तक, अब इसमें दूसरा केस समझिए। एक केस ये हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन करने की, ये बहुत दिनों से यहाँ पे सेटअप करने की बात कर रहे हैं, वो भी कहाँ करेंगे, साउथ स्टेट में। बहुत सारा डिस्कशन हुआ, फाइनली जो है लैंड वैंड एक्वायर कर लिया गया। अब समस्या ये हुई कि यहाँ पे क्या करिए, देखिए ये हुआ कि एक 18 महीने पहले एक मतलब पीएसयू थी, अच्छी खासी थी, उसने एक लार्ज नेचुरल गैस का यहाँ पे नॉर्थ स्टेट में रीजनल गैस ग्रिड लगाने की यहाँ पे कोशिश करी। ठीक है, लैंड वैंड है उनके पास, सारी चीजें, अब पीएसयू के पास सब कुछ है, मतलब बात हुई, फिर भैया उनको जो है एक एमएनसी को दे दिया गया प्रोजेक्ट कि ये XYZ, यहाँ पे ऐसे किसी का नाम नहीं लिखा है इसलिए, तो पहला जो है इनका पेमेंट यहाँ पे बता दिया गया कि पहला पेमेंट होना है इनका दिसंबर में। अब देखिए, अब केस समझिए, इनको जो है 6000 करोड़ रुपए की जरूरत है, उनके पास कितने नेशनल हाउसिंग वाले के 8500 के आसपास करोड़ है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से भैया जो है इसके लिए यहाँ पे मदद मांगी गई, और ये बोला गया कि जो आप एनएचएस में पहले नेशनल हाउसिंग स्कीम में पैसा लगाने वाले थे, तो वो था किसके लिए, वो वेलफेयर प्रोजेक्ट था, और जो दूसरा वाला है गैस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उससे आप पैसा निकाल के गैस वाले में डाल दो। ठीक है, ये वाली फाइल फॉरवर्ड कर दी गई, इनके जो है राजेश कुमार जी के पास आई, और इनसे जो है बोला गया कि भैया ये वाली चीजें जो है आप यहाँ पे यहाँ जो है डिले नहीं कर सकते। अब देखिए राजेश कुमार जी के पास जो है डिलेमा ये है कि अगर इन्होंने ये एनएचएस वाला जो है कुछ डिले किया, मतलब यहाँ से फंड निकाला, तो जो हाउसिंग स्कीम वाले घर नहीं बन पाएंगे। अब वो घर जो है कई सारे पॉलिटिशियन ने खूब सारे रैली वैली में बोले, वहां पे अभी शुरू में ही बताया गया था कि इलेक्शन है, और तो अगर वहां से निकाल लिया तो वो नहीं बन पाएगा। और अगर इन्होंने जो है डेवलपमेंट वाला गैस वाला जो प्रोजेक्ट हो गया उसकी वो नहीं दी, तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो सकती है। ये एक डिलेमा वाली चीज है। ठीक, इन्होंने अपने सीनियर से पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि भैया इसमें जल्दी से एक्शन लेने की जरूरत है। अब आपको यह बताना है कि भैया यहाँ पे क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होंगे। री एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, मतलब जो वेलफेयर प्रोजेक्ट बनना था एनएचएस वाला, ठीक है, जो आपका नेशनल हाउसिंग स्कीम का बनना था, उससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो गैस वाला प्लांट बनना है उसमें करने के लिए, तो ये क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व होंगे ये बताना है आपको। प्लस दूसरी बात यह है कि ऑप्शन क्या क्या रहेंगे राजेश कुमार जी के पास, जो कि खुद एक ऑनेस्ट है। इसीलिए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए इसमें यहां पे लिखा गया कि क्या उनको मतलब रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज, ये यहां पे देखिए सीनियर पब्लिक सर्वेंट भी है, रेपुटेशन ऑफ ऑनेस्टी और फोरराइटनेस भी। ठीक है, तो ये वाली चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्लस ये देखिए, ये जो है 4 में से जो स्टेट को ये सपोर्ट दे रहे थे, चारों में इलेक्शन भी, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि सारी बातें समझ में आ पाए कि भैया क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स हैं। अब आप बताइए क्या करना चाहिए। देखिए, आप कुछ करो ना करो, ये केस स्टडी एक बार पढ़ा जरूर करो यार, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और काफी सारे पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे आगे के लिए। एक बार जो यूपी पीसीएस वाले लोग हैं वो भी इसको देखिएगा, बड़ा जो है यहाँ पे थॉट प्रोसेस को जो है आपकी डेवलप करने में बहुत मदद करती है। सेकंड केस स्टडी ले लेते हैं। देखिए, सेकंड केस स्टडी में क्या है कि एक बीएमएल करके कंपनी है कोई, उसके मतलब है अच्छी खासी कंपनी है, भारत मिसाइल लिमिटेड, उसके चेयरमैन है, वो टीवी पे प्रोग्राम देख रहे थे तो उन्होंने मोदी जी की स्पीच देख ली। अब वो कह रहे थे आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत जो हमको बनाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें हमको करनी है। तो सर जी खुश हो गया कि चलो बढ़िया है, अब ये एक्सपोर्ट कम से कम नहीं करेंगे, जो हम लोग जितना भी मिलिट्री जो वेपन हमारा स्टेटस को है उसको अभी तक रखेंगे। लेकिन फिर इनको एकदम से पता चला कि भैया यहाँ तो खेला हो गया। खेला ये हो गया कि भैया
बीएमएल से बोला जा रहा है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, जो भी एटीजीएम है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल, तो इनसे बोला गया कि प्रोडक्शन बढ़ाओ। प्रोडक्शन कितने बढ़ाओ, क्योंकि ये जो है डिफेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है कि हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे और हम हमारी मित्र कंट्री को देंगे ये, ठीक है। तो ये अब इनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गई। दिक्कत ये हो गई इनके लिए कि भैया अगर हम जो है जैसे हम रिस्पॉन्सिबल नेशन है इंडिया, ठीक है, अगर हम आम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक तरह से क्या मतलब आम रेस को नहीं बढ़ावा दे सकता है, या फिर क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं, क्या क्या यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं आर्म्स ट्रेड में। क्योंकि आम अगर आप जो मतलब जो है बंदूकें अगर किसी को देंगे भी तो यहाँ पहली बात तो यहाँ पे उसको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, फिर फ्रेंडली नेशन को देंगे। अब देखिए इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं वो हमेशा जो है आपके ये मतलब जरूरतों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड और इनेमी ये सब जो है जरूरतों के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे आप देखें कि 1970s से लेके जब तक हम लोगों ने रशिया की तरफ काफी टिल्टेड थे, अब जब से मोदी जी आए तो हम लोग यूएस की तरफ थोड़ा टिल्ट हो गए हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन मतलब अपने जो देश होता है वो अपने हिसाब से जो जो उसको जरूरतें होती है उनके हिसाब से बदलता रहता है। मतलब भले ही हम चाइना को चाहे जितना भी गरिया लें, लेकिन वो जो हमारा ट्रेड है वो कम नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको इन्वॉल्व लगती हैं, 5 आपको एथिकल फैक्टर बताने हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मतलब आर्म्स को सेल करने में जो फॉरेन गवर्नमेंट है उनके लिए। ये आप अगर चाहें तो जरूर अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे केस स्टडी देखते हैं। देखिए रामपुरा करके एक कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, बहुत जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। एग्रीकल्चर में ही लोग रहते हैं यहाँ पे, और थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइमरी सबसिस्टेंस हो जाता है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है लोगों के पास, और कुछ कुछ थोड़ी बहुत मतलब इतनी ज्यादा नहीं इंडस्ट्रियल माइनिंग एक्टिविटी की उससे रोजगार मिल जाए। तो इसलिए कई लोग तो जो है चले जाते हैं दूसरे गाँव की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि जो माइनर गर्ल्स है उनके साथ बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनको कई लोगों को यहाँ पे समझा रहे हैं कि भैया माइनर गर्ल्स को भेजो आप बीटी कॉटन में, मतलब बगल वाले कोई स्टेट है वहां पे, क्योंकि जो सॉफ्ट फिंगर होती है माइनर गर्ल्स की उससे कॉटन की प्लकिंग बहुत इजीली हो जाती है। तो वो समझा रहे हैं कि भले ही आपको जॉब नहीं मिल रही है आपकी बेटी को मिल जाएगी, लेकिन वो जो बेटियां हैं वो माइनर गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ये सारा ये कंडीशन है पूरा, और वहां पे कोई अच्छी कंडीशन भी नहीं मिलेगी जहां पे वो लोग रहेंगे। जो बच्चियां रहेंगी उनके मतलब हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। जो एनजीओ है उनको भी पैसे वैसे खिला दिए गए, मतलब कुल मिला के वो एनजीओ कुछ बोल नहीं रहे, उछल नहीं रहे, कुछ भी चुपचाप बैठे हैं, पैसा खा के जो है यही सब चलता है। आप देखें कई सारे एनजीओ भी जो है मिले रहते हैं। एनजीओ कई लोग तो जो है कई इंडस्ट्री वाले ही हम अपने एनजीओ खुलवा देते हैं, उनको जब कोई इशू उठाना होता है तो उठा देते हैं, जब किसी दूसरी इंडस्ट्री आती है, जब खुद का कोई काम होता है तो उसको दबवा देते हैं। तो कुल मिला के चाइल्ड लेबर और डेवलपमेंट ये दोनों जो है यहाँ पे एक तरह से डेवलपमेंट तो होना चाहिए जो है एरिया का, लेकिन चाइल्ड लेबर वाली समस्या है। अब आपको वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया गया है, तो क्या क्या जो है एथिकल इश्यूज यहाँ पे इन्वॉल्व है ये आपको बताने हैं, और कैसे क्या क्या आप स्टेप लेंगे सारी चीजें आपको बतानी है कि, और कैसे आप वहाँ की इकोनॉमिक सिनारियो को भी जो है इंप्रूव कर सकते हैं ये आपको बताना है। अटेम्प्ट करके देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भैया आप एक जगह के म्युनिसिपल कमिश्नर बन गए, ठीक है, और ऑनेस्टी आपकी जो है बढ़िया इमेज है, ईमानदारी की ईमानदार ऑफिसर की इमेज है, ठीक है। एक मॉल वहां पे बन रहा था आपके एरिया में, ठीक। अब वहां पे क्या हुआ, एक रात में एक जो है छत गिर गई, कई लोग जो है वहां पे 4 लोगों की डेथ हो गई, 2 माइनर भी थे, कई लोग जो है इंजर्ड भी हो गए। पूरी इंक्वायरी खूब सारा प्रेस में होल्ला मचा, तो भैया गवर्नमेंट ने जो है इंक्वायरी बिठा दी, जैसा हमेशा होता है हालांकि कुछ नहीं उसमें, फिर भी खैर। तो ये वाली चीज है, फिर इसमें आपको पता चली, आपने चेकिंग कराई कि भैया वही सब करप्शन इश्यूज, आपने ये वाली चीज तो कई बार न्यूज ही में आता रहता है कि वहाँ की कई मूवी भी बन चुकी है। यहाँ पे एक इरफान खान की मूवी आई थी, उसमें जो है उनकी बच्ची शायद मर जाती है, वो सारे लोगों को उठा के, जो नहीं क्या नाम था, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें मतलब बाकायदा ये सब दिखाया गया है कि भैया सब लोग मिले रहते हैं, पूरा एक नेक्सस है, सब जो है ऑफिसर भी पैसा खाते हैं और जो मंत्री लोग हैं, नेता लोग, ये भी पैसा खाते हैं। सिंपल बात यह है कि आपको पता चला कि आपसे पहले जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे उन्होंने जो है चीजें कॉम्प्रोमाइज करी हैं, उन्होंने वहां पे सारी चीजों को नजरअंदाज करके मॉल को यहाँ पे आपको जो है परमिशन दे दी, जबकि वहां पे वो जो मॉल है वो वाला एरिया अगर आपने देखे, वो जो मॉल बना है वो ग्रीन बेल्ट में जो बना हुआ है, और वहां पे जोनल मास्टर प्लान के हिसाब से नहीं होना चाहिए था, फिर भी उसको परमिशन दी गई। अब समस्या यह है कि आप जो है उस जगह के म्यूनिसिपल कमिश्नर हो, आपसे पहले वाले आपके सीनियर भी थे और आपके अच्छे दोस्त भी थे, आपको अच्छा तरीके से जानते भी हैं, ठीक। और जिस बिल्डर के साथ मिलकर बना रहे थे वो बिल्डर जो है वो भी नेता के साथ उसकी साठगांठ है। उस बिल्डर ने आपको भी बहुत बार जो है लुभाने की कोशिश की और मनाने की कोशिश की और धमकाने की भी कोशिश की। वो कह रहा है कि अगर आप मान जाओ तो ठीक है, पैसा रुपया देंगे, नहीं मानोगे तो सेक्सुअल जो है सेक्सुअल हेरेसमेंट का केस लगा देंगे। अब जो है समस्या है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा। क्या क्या आप करते अगर ऐसी कंडीशन में होते, क्या क्या जो है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है और क्या आपको करना चाहिए, ये आपको बताना है। मतलब आप अगर ईमानदारी से रहते हैं और भले ही आपका दोस्त हो, भले ही आपका जो है सीनियर हो, अगर उसने गलत काम किया तो क्या गलत को गलत कहने की क्षमता है आप में। बहुत सारे यहाँ पे जो है अच्छे इश्यूज इन्वॉल्व हैं और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे।
नेक्स्ट यहाँ पे केस स्टडी है, परमल एक जो है बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और ज़्यादा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, रॉकी टेरेन है यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर हो भी जाता है, अच्छा खासा जो है रेन इन्फॉल होता है, इरिगेशन कैनल है, सब कुछ है, बढ़िया है। एक अमरिया है जो यहाँ पे जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो भी एक टाउन टाइप का है, और यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, सब कुछ जो है मतलब कि फैसिलिटी है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की। रेलवे लाइन भी पड़ी हुई है, और यहाँ पे मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे इसने जो है 10 साल का एक टैक्स हॉलीडे दिया है कि भैया नई इंडस्ट्री आए तो यहाँ पे लगाएं तो उनको टैक्स हॉलीडे मिलेगा। 2010 में एक इंडस्ट्रियल अनिल है, उन्होंने सोचा कि चलो फायदा उठाते हैं इसका, और अमरिया प्लास्टिक वर्क्स एक यहाँ पे उन्होंने क्रिएट कर दी। ये बिल्कुल जो अमरिया प्लास्टिक वर्क्स है इसकी कहानी बिल्कुल टाटा टाइप की है, टाटा मोटर्स या फिर जो टाटा ग्रुप है उनकी टाइप की है, कि मतलब इन्होंने बाकायदा जो है वहाँ पे लोगों को ट्रेन किया, पूरा स्किल दी, और जो यहाँ पे प्रोडक्शन जब चालू हुआ पूरी तरह से उसी विलेज से लोगों को उठाया ताकि आस पड़ोस के जो जितने भी लोग हैं उनका डेवलपमेंट हो, उन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिले, उन जो है धीरे धीरे प्रोडक्शन के लिए बढ़ाते गए टारगेट। तो सारा चीज़ें मतलब कुल मिला के खुद का भी डेवलपमेंट किया, अपने एरिया का भी जो जो आस पड़ोस का है वहाँ पूरा डेवलपमेंट किया। धीरे धीरे यहाँ पे जो है लोगों की क्वालिटी सुधरने लगी लाइफ की, अच्छा खासा विलेज बन गया, वहाँ पे टेम्पल वेम्पल बनवा दिया गया, और वहाँ पे लोकल एमएलए से जो है यहाँ पे मिलजुल के और जो है बस सर्विसेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मतलब सारी जो है सुविधाएं क्रिएट करी। सिंपल बात है ये। धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट ने वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी खुलवा दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया कि जो सीएसआर फंड है एपीडब्ल्यू के, वो भी उन्होंने अच्छी खासी तरीके से यूज किए वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने में, वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन को सपोर्ट करने में, एम्बुलेंस को जो है यहाँ पे फैसिलिटी देने में, सब कुछ। एक बस यहाँ पे थोड़ी सी ग्लिच हो गई 2019 में, क्या हुआ एक माइनर फायर लग गई, और वहाँ पे हालांकि लेकिन सब कुछ अरेंजमेंट थे, फायर और सेफ्टी के सब प्रोटोकॉल थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब बचा लिया गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि ये इनकी जो ऑथराइज कैपेसिटी है उससे थोड़ी सी बिजली ज़्यादा ये कर रहे थे, लेकिन फिर उसको भी सुधार दिया गया। उसके बाद देखें तो लॉकडाउन लगा, कोविड आ गया, प्रोडक्शन कम हो गया, लेकिन इन लोगों ने सैलरी नहीं काटी, अपने एम्प्लॉय जो थे जितने भी इनके उन सबको बराबर सैलरी दी, उनसे प्लांट जो है ट्री भी लगवाए, और प्लस जो है यहाँ पे विलेज हैबिटेट को इंप्रूव कराया। तो मतलब कुल मिला के एपीडब्ल्यू की कहानी टाटा ग्रुप जैसी है, मतलब इंडिया में कंपनी बहुत सारी है लेकिन टाटा का एक अलग ही रुतबा है। तो उस तरह से जो है उनकी एक रेपुटेशन बनी कि हाई क्वालिटी प्रोडक्शन और एक मोटिवेटेड वर्कफोर्स की। तो इसकी कहानी को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, क्या क्या यहाँ पे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, और क्या आप जो है एपीडब्ल्यू को रोल मॉडल जो है कंसिडर कर सकते हैं बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट के लिए। ये वाले आपको रीजन देने हैं, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन आया माइग्रेंट वर्कर के लिए, बहुत सारी समस्याएं उठी थी। माइग्रेंट वर्कर जो है सबसे ज्यादा पीड़ित है, अगर आप देखें पूरे के पूरे कोविड में उन्हीं से रिलेटेड आपने देखा कि भैया आप डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के अगर यहाँ पे वर्किंग देख रहे हैं तो आपके हिसाब से कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होंगे माइग्रेंट केसेस के। मतलब इसकी लगभग डेली न्यूज आती थी कोविड के टाइम पे, अगर आपको याद हो क्या क्या जो है सफरिंग थी और क्या क्या सब बताना है ये सब, ठीक है। डिटेल एनालिसिस हम लोग अलग से करवाएंगे आंसर के साथ। अभी के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। लेकिन आप लोग केस स्टडी यार एक बार जो है अटेम्प्ट जरूर करिएगा, पढ़िएगा जरूर, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट होती है यहाँ पे।